नमस्कार। विचार मंथन में आपका स्वागत है। आज सुप्रीम कोर्ट से आजम खां को अंतरिम जमानत मिल गई। अंतरिम जमानत मिलना, कोई फैसला आना एक दूसरी बात है, लेकिन इसके साथ जो सवाल खड़े हो गए उस पर भी राजनीतिक हलचल मची हुई है। पहला सवाल यूपी सरकार पर। क्या वास्तव में आजम खां के साथ अन्याय हो रहा था? क्या यूपी सरकार ने जो अपनी दलीलें दी सुप्रीम कोर्ट में, उससे सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट नहीं हुआ? क्या वास्तव में आजम खां जैसे कद्दावर नेता को जो न्याय की अपेक्षा थी वो पूरी होनी चाहिए थी और वो नहीं हुई? क्या कहीं ना कहीं एक राजनीतिक गठजोड़ भी चल रहा था? और दूसरी बड़ी बात ये भी है कि अब उनके बाहर आने से, मतलब जेल के बाहर आने से, सभी लोग उनकी प्रतिक्रिया पर विचार जानने के लिए तत्पर हैं और ये जानना चाहते हैं कि आखिर आजम खां क्या बोल रहे हैं, क्योंकि आजम खां को लेकर के कहीं ना कहीं सपा बड़ी असहज है। अगर मैं ये कहूं कि आजम को जमानत, अखिलेश को टेंशन, तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हालांकि जो सबसे बड़ी बात यह है कि सपा भी आज जश्न मना रही है। सपा कार्यालय में लड्डू बट रहे हैं, खुशियां मनाई जा रही हैं, और चाहे सुनील राजन हो, चाहे और भी नेता हो, सब लोग कह रहे हैं साहब आजम खां के साथ बड़ा अन्याय हो गया। आज इसी पर चर्चा करेंगे। क्या वास्तव में अन्याय हुआ? क्या अब राजनीतिक कोई बदलाव आएगा? और इस चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं तीन मेहमान। हम आपको परिचय करा दें। हमारे साथ है कांग्रेस से दिनेश वाजपेयी जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारे साथ है समाजवादी पार्टी से डॉक्टर नितेंद्र यादव, मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और साथ में हमारे साथ है फैसल सिद्दीकी भाजपा के, मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फैसल जी, मैं आपसे सीधा सवाल, सुप्रीम कोर्ट में आज जब सुनवाई चल रही थी तो सरकारी वकील, मानिए यूं कहिए कि उत्तर प्रदेश सरकार के वकील ने दलील दी, श्रीमान आजम खां की जमानत को मत स्वीकार कीजिए, ये जमानत के पात्र नहीं है, ये आदतन अपराधी हैं, ये भूमाफिया हैं, ये जांच करने वालों को हड़काते हैं, धमकाते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस तर्क से जो है सहमत नहीं हुआ और आजम खां को अंतरिम जमानत दे दी। क्या कहेंगे इसके बारे में फैजल? सरकारी वकील महोदय ने अपने कर्तव्य की पूर्ति का प्रयास किया। जी। सरकारी वकील जब अपॉइंट होते हैं तो उनका प्रथम काम है कि आरोपी जो भी हो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। जितनी अच्छी सख्त कार्रवाई होगी और सजा मिलेगी, व्यवहारिक रूप से हम सरकारी वकील के काम को उतना अच्छा मानेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने, न्यायपालिका ने अपना काम किया, लेकिन यहाँ पे जब आदतन अपराध करने की बात जब आई तो हम सबको आपके न्यूज चैनल से लेकर और अखबारों के माध्यम से लगातार इस व्यक्तित्व के बारे में जानकारी मिलती रही है। इस व्यक्ति ने किस प्रकार से भारत माता को भी लेके एक अनाप शनाप सी टिप्पणी की थी। अपने बेटे का बर्थ सर्टिफिकेट देखिए, आदतन अपराध का मतलब ये होता है कभी आपसे गलती से कोई अपराध हो जाता है, और आदतन का मतलब कि आपने प्लान करके अपराध किया। आपने अपने बेटे का जो जन्म प्रमाण पत्र लगाया, आपके पास तो सुरक्षित होगा, सच्चा होगा, और यदि उसके बाद भी वो डुप्लीकेट लग रहा है तो इट मीन्स ये एक प्लानिंग के अंतर्गत किया गया, उस जमीन पे कब्जा प्लानिंग के अंतर्गत किया। तो निश्चित रूप से सरकारी वकील ने जो अपने प्रयास थे वो अपने किए, और उनकी मैं
प्रशंसा करता हूँ। मैंने आप मानते हैं कि सरकारी वकील ने जो भी प्रयास किया वो बिल्कुल ठीक किया, निश्चित या रूप से बिल्कुल ठीक या फिर ये माने कि सरकारी वकील सुप्रीम कोर्ट के सामने एक अच्छे तरीके से, ठोस तरीके से, मजबूती के साथ जो है अपना तर्क प्रस्तुत नहीं कर पाए? देखिए, न्यायपालिका का विवेक अपना है। जब जज महोदय बैठे हैं जी, कोई भी वकील अपना पक्ष रखता है, यदि उसका पक्ष स्वीकार ना किया जाए तो इसका अर्थ यह नहीं कि उसने काम अपना अच्छे से नहीं किया। नहीं किया। न्यायपालिका का विवेक अपना विवेक है। एक वकील को अपने पक्ष को प्रस्तुत करने के लिए उसका अपना विवेक है। ठीक बात। मैं वकील महोदय की प्रशंसा करता हूँ कि उन्होंने अपना पूरा प्रयास किया। ठीक बात है। नितिन, फैसल ने आज बहुत बड़ी बात कह दी और बड़ा कहा कि वो आदतन अपराधी हैं, माने कि अपराध करना उनकी आदत में है, और उन्होंने उसका एक तर्क भी दिया। अरे बेटे का सर्टिफिकेट सही है, उनके पास होगा, लेकिन अब उनका आदत है अपराध करना, डुप्लीकेट करवा दिया। अब बेटा भी फंसा है और बेटे की माँ भी फंसी हुई है, एक परेशानी। तो ये बात जो कह रहे हैं फैसल, क्या इसमें लगता नहीं है कि कहीं ना कहीं, एक बार हाई कोर्ट ने भी कहा था कि सत्ता के नशे में, ये आजम खां के लिए टिप्पणी थी, सत्ता के नशे में चूर होकर के ऐसी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। और मैं ये भी कह रहे हैं, मैं तर्क के आधार पर जमानत नहीं दे रहा हूं, मैं मानवीय आधार पर दे रहा हूं। इनकी उम्र इतनी है, तबीयत इतनी खराब है, इसलिए मैं दे रहा हूं। क्या माने इसका? वर्मा जी, निश्चित रूप से मैं ये कहना चाहता हूँ जी कि आज माननीय न्यायालय ने जो उनकी अंतरिम बेल पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए और उनको अंतरिम जमानत दी है, ये निश्चित रूप से न्यायिक प्रक्रिया का जो संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रतिष्ठा का अधिकार होता है, उसके तहत किया है। आदरणीय आजम खां साहब एक बहुत प्रतिष्ठित 35 साल से जो लगातार सदन के सदस्य हैं, दोनों सदनों के, प्रदेश के और देश के, लोकसभा के भी सदस्य रहे, विधानसभा के भी सदस्य रहे, कैबिनेट के भी मंत्री रहे, बहुत सारे पदों पर है, और रामपुर की जनता उनको लगातार चुन करके भेजती रही है। और कहीं ना कहीं उनके अंदर एक न्यायिक क्रियाती सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते हुए लोगों को जिस तरीके से उनके हक और अधिकार के लिए लड़ते हुए सम्मान दिलाने का काम किया, और एक बहुत बड़ा विजन लेकर के, जैसे पंडित मदन मोहन मालवीय ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय बनाने के लिए पूरे देश से चंदा मांगा, जमीनें मांगी, और इस तरीके से वो निर्माण हुआ था। उसी के तर्ज पर, वो सिर्फ एक मुस्लिम समाज के लिए नहीं था, जौहर विश्वविद्यालय एक इतना बड़ा प्रोजेक्ट था जिससे समाज के तमाम कमजोर, पिछड़े मुसलमान जो भी इस बात शिक्षा के अधिकार से वंचित रहे, उनको एक अच्छी शिक्षा मिले, इस बड़े उद्देश्य के लिए एक बड़ा काम किया। उस बड़े काम में लोगों की रजामंदी से जमीनें ली गई, सरकार थी, सरकार ने मुआवजा दिया गया, बात करूंगा, लेकिन जो ये कंप्लीट कर लूं, लेकिन जब सत्ता बदली तो सत्ता के एक संप्रदाय विशेष को टारगेट करते हुए बहुसंख्यक आबादी को खुश करने के लिहाज से भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सोची समझी रणनीति के तहत अपने कुछ चंद चाटुकार लोगों से प्रार्थना पर दिलवा करके, देखिए, एक दो नहीं 88 मुकदमे दर्ज कराए। चलिए न्याय की प्रक्रिया पे मैं आना चाहता हूँ, और 88 मुकदमों में जब जमानत हो जाती है, जो व्यक्ति लंबे समय से, कई वर्षों से जेल में, उसके बाद ऐन वक्त पर जब 88 मुकदमों में जमानत हो जाती है, उसी के बीच में एक 89वां मुकदमा दायर कर दिया जाता है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आजम खां साहब को एक साजिश के तहत फंसा करके जेल में रखने की जो सरकार की मंशा थी, उस पर पानी फेरा सुप्रीम कोर्ट। नितिन जी, आपने मदन मोहन मालवीय का जिक्र किया। निश्चित रूप से मदन मोहन मालवीय ने एक बड़ा शिक्षा का केंद्र स्थापित किया। मदन मोहन मालवीय लोगों से चंदा लेते थे और क्या कहते थे कि मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज। सुन लीजिए, मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, और परमारथ के कारणे मोहि न आवे लाज।
ये था मदन मोहन मालवीय का। आपने तुलना कर दी आजम खां की। अब आजम खां पे तो आरोप है उसकी जमीन ले ली, शत्रु संपत्ति की ले ली। अब देखिए आज ही उनको एक नया नोटिस दे दिया गया, शत्रु संपत्ति आपने ले ली, आसपास से किसानों की जबरन जमीन ले ली। तो कहाँ मदन मोहन मालवीय और कहाँ आजम खां, और इसीलिए तो आपके ऊपर मुकदमे हुए। मैं अभी फैसल आपसे बात कर रहा हूँ जी। देखिए आपने बहुत बड़ी बात कही। देखिए वो दौर और आज के दौर में, जी। उस दौर में भी कोई भी जमीन, आज आपको मैं बताऊं कि जो लैंड एक्विजिशन एक्ट है जी। आज भी किसान जमीन का मालिक नहीं है, जमीन का ट्रस्टी है। सरकार जब चाहे तो सरकार सिर्फ मुआवजा किसान को देती है, सरकार से किसान से जमीन ले सकती है। ये आज भी लैंड एक्विजिशन एक्ट जो अंग्रेजों के दौर का है, 1800 उनका एक्ट है, उस पर भी ये है कि आज भी इस देश का किसान जमीन का मालिक नहीं, ट्रस्टी है। जमीन आज भी सरकार की है। जब किसी बड़े उद्देश्य के लिए आज भी सरकारें काम करती हैं, कोई हाईवे बनाना तो नहीं हड़पती है, तो वो एक्वायर करती हैं और उसको मुआवजा देती हैं। जमीन तो नहीं हड़पती है, हड़पती नहीं, उसको मैं हड़पता शब्द नहीं कहूंगा। जब कोई बड़ा लक्ष्य हो, जब तो बड़ा लक्ष्य आप जबरन काम करेंगे। भाई आप थे सत्ता में, कोई नहीं बोला बेचारा, जैसा हाई कोर्ट ने कहा आप सत्ता में नहीं, और जैसे ही सत्ता से आप बाहर हुए तो देखिए सब लोगों की गुहार आ गई, रोना पीटना दर्द और मुकदमे का। बड़े बड़े प्रोजेक्ट जब तैयार होते हैं, बड़े बड़े नेशनल हाईवे जब बनाए जाते हैं, तब भी पिछली सरकार में आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जमीन के सर्किल रेट का 4 गुना मुआवजा जब दिया था तो लोग नहीं गए, संतुष्ट करना चाहिए। लेकिन उस समय आदरणीय आजम खां साहब ने सबको बाकायदा मुआवजा दे करके उनकी जमीनें जवाहर विश्वविद्यालय के नाम से ली गई है। बाद में जब सत्ता नहीं रही तो भारतीय जनता पार्टी ने षड्यंत्र करके लोगों को लालच दे करके उनसे मुकदमे करवाए हैं। और ऐसे बहुत सारे, और मैं आज उदाहरण देता हूं, बहुत सारे आज के जो आपने बात की फैसल साहब ने कि उन्होंने 2 सर्टिफिकेट बनाए। मैं यहाँ बैठे हुए प्रमाण देता हूं कि आज के दौर में जब बच्चा पैदा होता है तो उसका अस्पताल में ही जन्म का सर्टिफिकेट, लेकिन अस्पताल का सर्टिफिकेट जब अब्दुल्ला पैदा हुए थे तब नहीं था, मैं बता रहा हूँ, तब नहीं था, मैं उसकी बात बता रहा हूँ, मैं खुद उसका बता रहा हूँ। अभी मैं आपको प्रमाणित करूंगा। उस दौर में जब प्राइमरी में बच्चा जाता था, आता था, जो बता दिया जाता लगभग जुलाई 1 जुलाई 2 जुलाई के महीने में जनवरी मैं खुद प्रमाणित हूँ कि मेरी जो जन्म तिथि वास्तव में प्रमाण पत्र में लिखी है वो 2 अगस्त 1976 है, जबकि रियल जन्म तिथि मेरी 7 मार्च 76 है। और हमेशा मेरे 2 जन्मदिन मनाए जाते हैं। मैं कहता हूँ भाई ये लिखा पढ़ी वाली है, क्योंकि मैं उस समय लिखवाने गए नहीं थे, मेरे नाना गए थे लिखवाने प्राइमरी में ना, तो वो उस समय पहले तो 20 अगस्त लिखवाया थे और कक्षा 8 में चेंज हो गई, कक्षा 8 के मास्टर ने उसका 0 हो गया तो 2 अगस्त हो गई। ऐसी गलतियां हो जाए, ये इतना बड़ा इशू नहीं है कि जो आदतन अपराधी हो रहे हैं आजम खां साहब। फैसल आप बताइए, आप अभी उंगली उठा रहे थे, कुछ कहना चाहते हैं, जल्दी बोलिए। निश्चित कहना चाहता हूं कि एक तो पहली बात माननीय वकील साहब ने यह कहा कि पंडित मदन मोहन मालवीय जी से एक तुलना करने का प्रयास किया। ये प्रयास निश्चित रूप से शर्मसार करता है, क्योंकि आपको ये भी याद रखना पड़ेगा इस तुष्टीकरण की राजनीति का दौर जा चुका है, जिस दौर में इन्हीं आजम खान साहब ने भारत माता के लिए उस शब्द का प्रयोग किया था कि मैं इस मंच से उस शब्द को अपने मुंह से नहीं निकाल सकता अपनी मातृभूमि के विरोध में, जिस शब्द का उन्होंने उपयोग किया था। और आप पंडित मदन मोहन मालवीय जी से यदि तुलना कर रहे हैं जिन्होंने शिक्षा के प्रचार प्रसार हेतु और आम परिवारों के बच्चों को शिक्षा की व्यवस्था हो पाए, इसके लिए घर घर जाके 1-1 2-2 रुपए का चंदा मांगा था, किसानों की जमीनों को हड़पने का काम नहीं किया हो गया। मैं वो बात कह चुका हूं। मैं आपको दिनेश जी, आप इस आजम खां के प्रकरण को खास तौर से जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी 2 बार आई या हाई कोर्ट की जो टिप्पणी अलग आई, इस सबको मिला के आप क्या देखते हैं, आप क्या पाते हैं इस मामले में? आदरणीय वर्मा जी, राजनीतिक जीवन में जब आदमी सत्ता पे होता है तो भूले और अनजाने उससे बहुत सी गलतियां होती रहती हैं। उन गलतियों के प्रायश्चित के लिए भारतीय जनता पार्टी ने इनके ऊपर 88 मुकदमे लगाए, वो भी द्वेष की भावना से। आपको याद होगा कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए 2 थी, उत्तर प्रदेश में समाजवादी की सरकार थी। आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का एक प्रकरण फंसा था जिसमें उन्होंने संसद में जाकर के अपनी पीड़ा व्यक्त की थी। तो राजनीतिक व्यक्ति
से गलतियां जाने अनजाने में भी होती हैं। ऐसा नहीं है कि वो जान के ही सारी गलतियां करता है। तो जब 88 मुकदमे प्री प्लानिंग भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आजम खां पे लगाए गए, जब जमानतें एक जमानत होती थी, दूसरा मुकदमा डाल दिया जाता था। उच्चतम न्यायालय ने संज्ञान लिया और ये कहा कि ये कौन सा आप लोग खेल कर रहे हैं सरकार से कि एक मुकदमे की मैं जमानत देता हूं और आप दूसरे दिन दूसरा मुकदमा डाल देते हैं। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी द्वेष की भावना के साथ आजम खां साहब के साथ काम कर रही थी। और आपको एक बात और बता दूं, आज ये जो आज अग्रिम जमानत हुई है, ये भी इसका बहुत बड़ा स्कैंडल है भारतीय जनता पार्टी का। कारण क्या है? आज जिस प्रकार से ज्ञानवापी मुद्दे को वो गरमाना चाहते हैं, वो मुद्दा ओवैसी के द्वारा ये नहीं गरमा पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनकी मंशा ये है कि आजम खां साहब की जमानत हो जाए और वो मुस्लिम ज्ञानव्यापी का जो माहौल चल रहा है मस्जिद का और शिवलिंग का, उसके लिए जितने कारगर आजम खां मुस्लिम नेताओं में साबित होंगे, उतने ओवैसी नहीं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी प्लानिंग है भारतीय जनता पार्टी की कि देश में ज्ञानव्यापी मस्जिद के लिए मुस्लिम की तरफ से आजम खां साहब की जमानत करा के उनसे कुछ भुलवाया जाए, ताकि 2024 और नगर निगम के चुनाव को हिंदू मुस्लिम करण पूरी तरह करके उसका ये लाभ उठा सके। ये प्री प्लानिंग योजना है। चलिए फैसल, ये बताइए, अगर आजम खां के पूरे मामले को देख लिया जाए तो कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगती है कि सरकार से चूक हो गई या लापरवाही हुई कि लगातार किसी के ऊपर मुकदमे, और बकरी चोरी का मुकदमा, लाइब्रेरी में किताब चोरी का मुकदमा, ऐसे ऐसे मुकदमे जो सुन करके भी लोग आमजन हैरत में रह जाते हैं। और एक स्थिति और भी बिगड़ती है कि यह है कि एक सब मुकदमे में जमानत होती है, जैसा दिनेश जी बताते हैं, और दूसरा आप मुकदमा ठोक देते हैं और कहते हैं भाई हम क्या करें, जनता। अब जनता कैसे मुकदमा ठोकती है और क्या होता, ये आप क्या आपको नहीं लगता है कि पूरे प्रकरण में कहीं ना कहीं सरकार से चूक हुई और जिस पर सुप्रीम कोर्ट को इतनी जो है सख्त टिप्पणी करनी पड़ी? ये इसको चूक नहीं कहा जाता है। हाँ, आप बताइए क्या कहेंगे? अपराधी मानसिकता के लोगों की कमर तोड़ने का काम इस उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है। ये तो हौसला बढ़ा दिया सुप्रीम कोर्ट ने। आप कह रहे हैं कमर तोड़ दिया उन्होंने। 88 मुकदमे हैं, ये 88 मुकदमों की तारीख लेते लेते आजम खान साहब को और उनके परिवार को भविष्य में दोबारा कभी अपराध ना करने एक ऐसी नसीहत मिल रही है। अभी जैसे हमारे मित्र ने कहा कि जो लोग सत्ता में होते हैं उनसे गलतियां हो जाती हैं। मतलब मुझे तो लगता था कि मुलायम सिंह यादव जी ही कहते थे कि बच्चों से गलतियां होती हैं। अब भैया ने एक नया इशू डाल दिया है मार्केट में कि लोगों से, नेताओं से गलती होती, नेताओं से गलती ना हो। यही एक ऐसा प्रयास उत्तर प्रदेश की सरकार के माध्यम से है कि नेता भविष्य में सावधान है। क्योंकि सैया भाई कोतवाल तो अब जब का जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो आजम खान साहब ने लोगों को दबा के, लोगों को, आप देखिए आईएएस आईपीएस के साथ जो उनका व्यवहार रहा है, ये उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन से छुपा हुआ नहीं है। जब वो सत्ता में थे तो ऐसे व्यक्ति के मनोबल को तोड़ने का काम यदि उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है तो निश्चित रूप से ये काबिल तारीफ है। मैं सराहना करता हूं उत्तर प्रदेश सरकार की, ऐसी अपराधी मानसिकता के लोगों की कमर तोड़ के उनके आने वाली नस्लों को भी इस चीज का एहसास हो जाए कि यदि उत्तर प्रदेश में रहना है, यदि भारतवर्ष में रहना है, तो भारत माता का सम्मान करते हुए अपराधी मानसिकता से दूर होकर उत्तर प्रदेश में आपको रहना होगा। फैसल, एक बात बताइए, आप बार बार कह रहे हैं कि उनके साथ ये हुआ वो होगा। अरे क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा देखो बड़े आराम से ससम्मान बाहर आ रहे हैं, इसमें आपको नहीं लग रहा? ये नहीं लगता? आप चाहते थे क्या? आप चाहते थे चलते मुकदमे में उनका जीवन बीत जाए? जो व्यक्ति जेल में गया है, मैं ये कह रहा हूँ कि आपसे चूक हुई, आपने ऐसे मुकदमे किए जिस पर उनको धड़ाधड़ जमानत मिलती रही। अरे आप एक ठोस मुकदमा करते तो उनको जमानत न मिलती। अब आप बकरी चोरी करेंगे, किताब चोरी कर देंगे, वो मूर्ति चोरी
कर देंगे, पत्थर के मुकदमों का नाम ले रहे हैं, शेर की चोरी कर देंगे। अब आप जब ये सब करेंगे तो क्या होगा? मुकदमों का नाम लीजिए जिनमें किसानों की करोड़ों रुपए की जमीन हड़पने का काम है, उस विषय पे बात कीजिए। आप उनके बेटे की फर्जी माशी बनी उस विषय पे बात कीजिए। उनके खिलाफ जो बड़े मुकदमे हैं उन विषयों पे भी हमको चर्चा करनी होगी ना। वो अपराधी नहीं है। एक बात और सुन लीजिए, चोरी, उत्साह का ये है, चोरी, ये बहुत बड़ा अपराध हो गया। आदरणीय फैसल साहब जी से पूछना चोरी, मुर्गी चोरी से बड़ा अपराध क्या वो अपराध नहीं है? जमीन चोरी भी तो गिनी है ना, जमीन चोरी भी गिनी है, किसान आप जो आपके यहाँ के विधायक जिन्होंने महिला के साथ रेप किया। धीरे जी एक मिनट फैजल, देखिए आपने बहुत अच्छी बातें कही, जमीन है ये बात माना गया, लेकिन जब चार चीजें ऐसी दिखा दी जाती हैं और एक उसमें तो वो दब जाती है, तो आपने ठीक है जमीन, मैंने भी तो अभी नितिन से कहा कि ऐसे ऐसे मामले हुए, लेकिन उसके साथ में आपने ऐसा कहा और माना ये जा रहा है। और लोगों को जवाब देने दीजिए। अभी आप कह रहे थे जी कि आदतन अपराधी जी, बार बार जब से फैजल साहब को सुन रहा हूँ, इनके यहाँ से आज ये ट्रेंड करके भेजे गए भारतीय जनता पार्टी कार्यालय से, आरएसएस से लिख करके भेजा गया कि आज आपको बस ये साबित करना आदतन, और साथ में इन्होंने जोड़ा मुलायम सिंह यादव जी ने भी कहा था कि लड़के हैं गलतियां हो जाती हैं। फैजल साहब की विचारधारा ही फांसीवाद की है, इसलिए समाजवादी विचारधारा ही पूरी तरीके से फांसीवाद के खिलाफ है। और ये बयान जिस संदर्भ में आया था उस समय फांसी के इशू पर यह सवाल आया था कि समाजवादी विचारधारा किसी भी तरीके के फांसीवाद के खिलाफ है कि हम मनुष्य का जीवन दे नहीं सकते, तो किसी भी व्यक्ति को जीवन लेने का अधिकार नहीं है। तमाम आईपीसी में इतनी कठिन से कठिन सजा है, सड़क पर छोड़ दिया जाए, तो इतना आज आईपीसी और आईपीसी की प्रक्रिया में इतनी कठिन से कठिन कठोर कारावास की सजाएं हैं, लेकिन फांसी की जैसे इसी सजा का सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने भी उसको तय किया कि नहीं, विशेष मामलों में फांसी होनी, फांसी की सजा का प्रावधान लगभग खत्म सा हो गया है। और उस संदर्भ में आदरणीय नेताजी ने कहा था कि तमाम मामलों में लोगों से भावावेश में गलतियां हो जाती हैं, लेकिन इसका मतलब फांसी नहीं होती, कारावास की सजा होती है। ये उस संदर्भ में कहा गया था। और आदरणीय राजनाथ सिंह ने इस बात को कहा था कि लड़के हैं गलतियां हो जाती हैं। कश्मीर के मुद्दे में जब आतंकवाद की घटनाएं हो रही थी, वहां गोली चल रही थी, तो उस पर चूंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से आतंकवाद का समर्थक रही है और आतंकवाद से इनका गहरा नाता है, आतंकवाद नहीं होगा तो भारतीय जनता पार्टी का झूठा राष्ट्रवाद नहीं सकता। भारतीय जनता पार्टी का झूठे राष्ट्रवाद को पनपाने के लिए फर्जी आतंकवाद को एक मिनट नीचे जी, फैजल क्या आपको लगता है कि आजम खां के अब जेल से बाहर आने के बाद जो ज्ञानवापी, मथुरा, ताजमहल, कुतुब मीनार और जामा मस्जिद के मामले आ गए, अब ये और गरमाएंगे? क्या आप मानते हैं इसका संकेत अभी दिनेश वाजपेयी दे रहे थे? समाजवादी पार्टी के लोगों से आपको लेना चाहिए, क्योंकि समाजवादी पार्टी का व्यवहार जो आजम खान साहब के साथ इस बीच रहा, मैं तो अखबारों में पढ़ा, मेरा कोई व्यक्तिगत संवाद तो उनसे नहीं था, लेकिन अखबारों में जो पढ़ा कि आजम खान साहब खुद समाजवादी पार्टी के नेतृत्व से बहुत नाराज रहे। वो अलग बात है। मेरा सवाल दूसरा है, फैजल मेरे सवाल पे मैं ये सवाल पूछूंगा, इसमें दो राय नहीं। मेरा सवाल सीधा अभी ये है कि ये कहा जा रहा है कि अब आजम खां आ गए हैं, आजम खां की मुसलमानों में एक पैठ है, ओवैसी वो काम नहीं कर पाए, अब आजम खां करेंगे। उस समय जब ज्ञानवापी का मामला, मथुरा का मामला, ताजमहल का मामला, कुतुब मीनार का मामला, जामा मस्जिद का मामला, सब उभरे, ये माहौल को और गरमाने का काम करेंगे और ये जानबूझ करके इनको जमानत दिलाई गई। ये सवाल है, क्या आपको लगता है कि इनके बयानों से माहौल गरमाएगा? पहली बात तो आपके आधे प्रश्न का जवाब तो ये है कि हम किसी भी कोर्ट के निर्णय पे शंका व्यक्त नहीं हम कर आप कहाँ कर रहे हैं? उनको बेल कोर्ट ने दी। आप कह रहे हैं कि किसी प्लानिंग के अंतर्गत बेल हुई है, बेल तो कोर्ट ने दी है। जब बेल कोर्ट ने दी तो कोर्ट प्लानिंग कराई गई। नहीं दिनेश जी क्या कह रहे थे आप? देखिए सुन लीजिए, प्लानिंग कराई गई है। दिनेश जी कह रहे थे कि जानबूझ के प्लानिंग इसीलिए होती कि भाई आप उतने अच्छे तर्क मत प्रस्तुत करिए, अब आप ये बात मत करिए। इसका जवाब मैं देता हूं।
कोई भी व्यक्ति हाँ। लंबे समय से जेल में होता है, हाँ। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन होता है दूसरे दिन बेल हो जाती है, इसको क्या कहेंगे भाई? आप झारखंड का उदाहरण देख लीजिए, चाहे आप हरियाणा का उदाहरण ले लीजिए, ओम प्रकाश चौटाला या ठीक बात है। दुष्यंत चौटाला दुष्यंत तो चौटाला, विपक्ष ठीक में बात। थे तो कंटिन्यू जेल में थे, जिस दिन समर्थन दिया हरियाणा के अंदर दूसरे दिन चौटाला साहब बाहर हो गए। तो इसका मतलब है कि सरकार और सरकारी वकील उनका जो रवैया अब मुझे भी भैया आपकी इसका मतलब आप ये स्वीकार करते हैं कि आजम खान साहब भारतीय जनता पार्टी से प्रेरित हैं। भविष्य में आप इस चीज को याद रखिएगा। और आजम खान साहब यदि उत्तर प्रदेश में अगर समाजवादी के पार्टी के पक्ष में बात करते हैं और समाजवादी पार्टी के अगर वोट मांगते हैं तो आपको कानपुर महानगर के समाजवादी पार्टी के लोगों को जवाब देना होगा, क्योंकि आपने आज ये बात इस न्यूज चैनल पर स्वीकारी है। आप ये बात कहना चाहते हैं, आप ये लांछन लगाना चाहते हैं कि आजम खान साहब का गठबंधन भारतीय जनता पार्टी। गलत बात, बिल्कुल आपने यही कहा। नहीं, ये नहीं कहा। अभी बोलता हूँ, इसका जवाब सुन लीजिए, इसकी जवाब सुन लीजिए, इसका जवाब सुन लीजिए। गलत बात बिल्कुल कर लीजिए। की जो मुट्ठी है वो आपको काम नहीं करेगी, ये मुझे मुट्ठी नहीं काम करेगी। स्वयं संशय मेरा अब सुनिए इसका जवाब। ये डिबेट में आप सुनिए, ये दिनेश जी की जो बात है ये उसके संदर्भ में लाई गई है कि भारतीय जनता पार्टी सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से मैनेज करके ये जमानत का मामला लेकर के और फिर से देश के अंदर एक माहौल को गरमाने का कोशिश करेगी, लेकिन ये कोशिश सफल नहीं होगी क्योंकि देश की जनता समझ गई है। नितेश जी आपकी बात बिल्कुल मान गए। फैसल ये बताइए, क्या अब आजम खां के बाहर आने से माहौल गरमाएगा? देखिए, उत्तर प्रदेश के मुसलमान को लगातार भड़काने का और बरगलाने का काम इन सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टीज की तरफ से होता रहा है। मैं आजम खान अभी ज्ञानवापी इशू में उत्तर प्रदेश का मुस्लिम समाज कोर्ट की ओर देख रहा है। कोर्ट का जो निर्णय होगा उत्तर प्रदेश के मुस्लिम समाज को स्वीकार होगा, लेकिन ये सो कॉल्ड सेक्युलर्स अभी आके रोएंगे और यही आजम खान साहब अभी रो रो कहेंगे कि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के साथ गलत हो रहा है, क्योंकि उनको कोर्ट पे विश्वास नहीं है और इनको इस प्रदेश के मुसलमानों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना है। ये इस प्रदेश के मुसलमानों की भावना के साथ इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा? इसका इफेक्ट रोएंगे, मान गए, वही तो मैं कह रहा हूं, ये रोएंगे तब इसका प्रभाव क्या पड़ेगा मैं ये जानना चाहता हूं। प्रदेश का माहौल खराब करने का प्रयास करेंगे, लेकिन ये निरंकुशता अब उत्तर प्रदेश में नहीं चलेगी। उत्तर प्रदेश की सरकार हर ऐसी ताकत को दबाने में सफल है जो ताकतें इस प्रदेश का माहौल खराब करना। अरे साहब, महंगाई दबाइए, मदरसाओं का अनुदान कर दिया गया है। कल ये सरकार पूरी गैर संवैधानिक तरीके से चल रही है, संविधान की मंशा के विपरीत काम कर रही है। सरकार मैं कहता हूं दावे चैनल में कि ये सरकार राष्ट्रद्रोही काम कर रही है, क्योंकि राष्ट्र कोई एक पार्टी नहीं है, राष्ट्र कोई एक व्यक्ति नहीं होता है। राष्ट्र इस देश की 125 करोड़ की आबादी है और उसमें अगर किसी एक समाज को ही गायब कर दिया जाए तो संविधान की भावना यही अपराध है, यही राष्ट्रद्रोह है, सच्चे मामले राष्ट्रद्रोह। एक सवाल इधर, अभी आप एक बहुत अच्छी बात कर रहे थे, मुझे बड़ा अच्छा लगा। आपने कहा कि मुसलमान कोर्ट की ओर निहार रहा इस मामले में। क्या लगता है कि मुसलमान जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, शिया पर्सनल लॉ बोर्ड, ये सब अलग अलग बयान दे रहे हैं। ओवैसी भी कह रहे हैं कि एक बाबरी तो छीन ली, अब दूसरी नहीं छीनने देंगे। क्या आपके हिसाब से जो मुसलमान है वो इस बात के लिए राजी है कि अगर ज्ञानवापी में शिवलिंग मिल रही है, अगर वहाँ पर त्रिशूल मिल रहा है, वहाँ पर डमरू मिल रहा है और मथुरा में भी वही हालात बने हुए हैं, तो दे दिया जाए हिंदुओं को? क्या मुसलमानों में ये मानसिकता पनप गई है? ये मानसिकता पनपनी ही चाहिए। हम अगर देश में रहते हैं और देश के संविधान से जो निर्णय लिया जाता है, अगर संविधान के अंतर्गत अगर कोर्ट कहता है कि इस जगह पे मंदिर था, तो क्या हमारा कर्तव्य नहीं बनता? और इससे पूर्व भी अयोध्या में जो निर्णय आया, उत्तर प्रदेश के मुस्लिम समाज ने उसको सहर्ष
स्वीकार किया है। यदि भविष्य में भी किसी और भी जगह अगर कोर्ट यह निर्णय कोई व्यक्ति नहीं, कोई दल नहीं, कोई संगठन नहीं, कोर्ट यदि यह निर्णय प्रस्तुत करता है कि इस स्थल पे भगवान का मंदिर था, तो निश्चित रूप से मुस्लिम समाज को सहर्ष स्वीकार करना होगा और मुस्लिम समाज को यह स्थल हिंदू समाज को दे देना चाहिए, क्योंकि इस्लाम भी यह कहता है कि जिस जगह पे मूर्ति पूजा हुई है या जिस जगह पे हमारा संवैधानिक अधिकार नहीं है, वहां पे पढ़ी गई नमाज हमारे लिए जायज नहीं है। फैजल एक शब्द, क्या आपने बहुत, चूंकि आप रहते हैं मुसलमानों के बीच में, क्या आपको लगता है कि आम मुसलमान अभी महसूस करने लगा है कि जो इस तरीके के विवादित स्थल है वो हिंदुओं को सौंप देना चाहिए? निश्चित रूप से, हाँ, निश्चित रूप से अब मुसलमानों को इस चीज का एहसास हो रहा है कि देखिए, हमारे आज से कुछ 100 साल पहले जब मुगल आए, मुगलों का अभी हम ये बात जानते हैं कि मुगलों का अभिप्राय कहीं इस्लाम का विस्तार नहीं था, उनका था मंदिरों को लूटना, क्योंकि उस कालखंड में हिंदू समाज की बहुतायत जो पैसा या गहने या सब कुछ था वो हिंदू मंदिरों की कोठरियों में समझिए। तो उनका पहला उद्देश्य होता था कि उसको लूटना, और लूट के उनके सिपह सलारों ने उस जगह मस्जिदों का निर्माण किया जो इस्लाम के बिल्कुल विरुद्ध। आपकी बात सही, मैं माना। धीरज जी, क्या आप मानते हैं कि आम मुसलमान अब इस मानसिकता में हो गया, जैसा फैजल कह रहे हैं कि अगर कोर्ट का फैसला आ जाएगा तो दे देना चाहिए, और ये बात भी सही है, इसमें गलत भी क्या है, कोर्ट का फैसला आएगा दे दिया जाएगा? देखिए, निश्चित रूप से आज हमारे देश में सर्वोपरि जुडिशरी है और सभी वर्ग, सभी धर्म, सभी संप्रदाय के लोगों की आस्था उसके प्रति है। लेकिन आज मैं बधाई देना चाहूंगा फैसल साहब को कि आज उन्होंने आपके इस चैनल पे ये बात कहा कि राम मंदिर का फैसला जो कोर्ट ने किया उसको मुस्लिमों ने स्वीकार किया। लेकिन बधाई इस बात पे देना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी जो अपना ये श्रेय लेती है कि मंदिर का निर्माण और मंदिर का फैसला मैंने कराया, आज आपके चैनल में इन्होंने हकीकत बात ये रखी कि वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था और उसका सभी संप्रदाय, सभी जातियों ने उसका सम्मान किया। और इसी तरह आपको ज्ञानव्यापी में भी अगर न्यायालय द्वारा कोई फैसला आएगा तो सर्वसम्मति से सभी धर्म, सभी संप्रदाय के लोग उसको मानेंगे, क्योंकि देश में हमारे संविधान है और हम सब न्यायालय के ऊपर पूर्ण विश्वास रखते हैं। चलिए, हाँ, फैजल कुछ कह रहे हैं, पहले फैजल से पूछ दो बातों का जवाब। एक जो भैया ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय की बात को स्वीकार किया, इस देश में सन 1980 में बनी भारतीय जनता पार्टी का जो प्राथमिक लक्ष्य लेके भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक दल के रूप में बनी थी, वह लक्ष्य था मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जन्म स्थल पे मंदिर का निर्माण करना। उस मुद्दे को लेके इस देश में व्यापक स्तर पे जो जन जागरण फैलाने का काम किया गया, ये कांग्रेस पार्टी के लोग अपने वकीलों से पूछें, कांग्रेस पार्टी के लोग अपने नेताओं से पूछें, इनके नेता ही ये श्री राम के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते थे। वो तो कहते थे राम एक कल्पना है, राम एक कहानी है, राम एक कल्पना है, राम एक कहानी है। लेकिन दूसरी बात, आज आप इल्जाम लगा रहे हैं देश के माहौल खराब करने का आडवाणी और आपके कल्याण सिंह जी ने जो उस वक्त माहौल पैदा किया था, आज आप आजम खां पे इल्जाम लगा रहे हैं, क्या वो भी उतने दोषी नहीं थे? एक मिनट जी, अभी बात करते हैं फैजल से। हाँ नितिन बोलिए, आप कुछ कह रहे हैं। एक्चुअल में बात हमारे फैजल भाई ने भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा पक्ष रखा। हाँ। न्यायालय के निर्णय का सम्मान बिल्कुल ठीक है, ज्ञानवापी और देश के मुसलमानों को बिल्कुल त्याग कर देना चाहिए, बिल्कुल उन्होंने त्याग भी किया। और राम के इतने बड़े मंदिर के फैसले पर हम तब से बात शुरू करते हैं कि जब कार सेवा शुरू हुई थी 1989 से लेकर 1991 तक कई घटना हुई। एक घटना में मस्जिद को शहादत करने का प्रयास किया गया, दूसरे में उसको शहीद कर दिया गया। तब भी इस देश के मुसलमानों ने कभी भी सड़कों में आकर के कोई प्रदर्शन करने का काम नहीं किया था या किसी ने उसका विरोध नहीं किया था। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले हुए, हाई कोर्ट के फैसले हुए, हाई कोर्ट के फैसले खिलाफ दोनों पक्ष सुप्रीम कोर्ट गए और जब सुप्रीम कोर्ट से निर्णय आया तो उसके 2 साल बीत के बाद एक ट्रस्ट बनाई गई और ट्रस्ट ने आज वहां निर्माण का काम शुरू कर रखा है। अभी उसका चबूतरे का निर्माण हुआ है, क्योंकि मैं लगातार अयोध्या जाता रहता हूं, मेरी खुद निगाह में बात यहां है ही नहीं है। यह सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का इशू तब भी था कि भावनाओं को कैसे करना, और आज भी भारतीय, जबकि
ये 1951 में एक एक्ट आया था सरकार का, केंद्र सरकार ने एक्ट बनाया था पार्लियामेंट के अंदर कि द वर्षिप वो तो मालूम है, वो मालूम। मैं उससे कहना चाहता हूं। मैं उस पूजा एक्ट की बात जानता हूं। बात को पूरी करने दी डॉक्टर साहब। तो उसमें जब उस एक्ट में कहा गया था कि राम मंदिर अपवाद रहेगा, राम मंदिर इस पे नहीं आएगा, लेकिन इसके बाद जो 1947 के बाद जो धरोहरें जो एसआईटी ने तय कर दिए हैं कि आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया ने कि जो जिस मजहब के पास जो वस्तु है वो उस स्थान पर रहेगी, तो क्या भारत की सरकार उस अपने एक्ट को नहीं मानती है? वो तो मैं मानता मैं लेकिन मेरा सवाल आपसे भी नितिन जी है कि अगर ज्ञान वापी में शिवलिंग मिलता है, डमरू मिलता है, नंदी मिलते हैं, त्रिशूल मिलता है, सिंदूर मिलता है, और जो गुम्बद बना उसके नीचे मंदिर का गुम्बद है, उसके बाद उस पर बढ़ाया गया, अगर ये सब चिन्ह मिलते हैं तो क्या आप उसे मंदिर नहीं स्वीकार करेंगे? नहीं, बिल्कुल मंदिर स्वीकार करेंगे। मैंने क्या कहा? हाँ। ये तो न्यायालय का के अंदर का विषय हो गया है कि अब न्यायालय सर्वे करवा रहा है, सर्वे में चीजें निकल के आएंगी, दोनों पक्ष अपनी बात रखेंगे। जो ये विषय ही राज्य का नहीं है, क्योंकि राज्य धर्मनिरपेक्ष होता है, तो ये राज्य का विषय नहीं है, ये सरकार का विषय नहीं है। दो पक्षकार तो मान लेंगे अगर जब कोर्ट का निर्णय आ गया तो आप स्वीकार कर लेंगे? क्यों राम मंदिर के मामले में क्या स्वीकार नहीं किया गया क्या? आप लेकिन मेरा बयान का कहना ही अलग है कि ये भारतीय जनता पार्टी अपने गुप्त मित्रों के द्वारा इस तरीके के मुद्दे लाती, जिससे कि रोजगार पर, जिससे महंगाई पर, जिस पर आज कानून व्यवस्था पर कोई चर्चा ही ना हो। आज डीजल कहां पहुंच गया, पेट्रोल कहां पहुंच गया, बेरोजगारी की हालत कहां है, देश के हालात श्रीलंका से बदतर होने की स्थिति पर, लेकिन इस पर चर्चा ना हो, इसलिए तरीके के मुद्दे किए जा रहे हैं। हाँ फैजल, संक्षेप में बोलिए। भैया ने अभी आप पूछे थे कि आजम खान आएंगे तो क्या करेंगे। हाँ। आजम खान साहब जब आएंगे वो यही करेंगे जो अभी भैया ने किया। अभी भैया ने क्या किया, इस उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को बेचारा बनाने का काम इन तथाकथित सेक्युलर पार्टीज ने कर रखा है। इन्होंने बताया कि मस्जिद शहीद करने का प्रयास किया गया। जनाब मस्जिद नहीं, वो एक विवादित स्थल था, वहां मस्जिद कतई नहीं थी। इस उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को बेचारा बनाने का प्रयास मत कीजिए। मस्जिदों की रक्षा और ये काम मुसलमानों करने दीजिए। ये सोचकर सेक्युलर पार्टी जबरदस्ती बेचारा और मस्जिद सारे मजहबी उन्माद ठहरा एक नाम क्यों दे रहे हैं? ढांचा ये तो एक मिनट, बहुत अच्छी बात कही दिनेश जी। अब तो ये लगता है कि मंदिर के प्रति, हमारी आस्था के प्रति सभी जो राजनीतिक दल हैं उनका एक अच्छा पक्ष सामने आने लगा है। मैं उदाहरण देता हूं। कांग्रेस के आचार्य प्रमोद कृष्णन कहते हैं कि ताजमहल और कुतुब मीनार हिंदुओं को सौंप देना चाहिए, उनका ये बयान है। अभी आप सपा का भी सुनिए तो सपा भी कह रही है कि हम जो है कोर्ट के आदेश को मानेंगे, कोर्ट जो कह देगी मान लेंगे। तो ये एक बड़ा बदलाव नहीं आया है राजनीतिक दृष्टि से? देखिए, बदलाव भी आया है, और एक बात मैं आपसे और कहना चाहूंगा जी, चाहे ज्ञान वापी में शिवलिंग निकला हो, चाहे राम मंदिर में भगवान राम की मूर्तियां निकली हो, तो कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता, देखिए मैं मुस्लिम तुष्टिकरण नहीं कर रहा हूं, ना मैं मुस्लिम कोई फेवर कर रहा हूं। हाँ। मैं आपको इतिहास की बात बता रहा हूं, जो इतिहास की बातें होती हैं। तो कहीं ना कहीं आप ये समझ लीजिए कि जो भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कहते हैं कि मुस्लिम आताताई थे, उन्होंने मंदिरों को तोड़ा, वहां मस्जिद बनाया। तो देखिए, अगर 5000 साल पहले मुगल शासन था तो वो आपके शिवलिंग को उठा के फेंक देते, राम के मंदिर को राम की मूर्तियां उठा के फेंक देते, पूरी तरीके से मस्जिद बना लेते। लेकिन नहीं, कहीं ना कहीं उन्होंने हिंदुओं की आस्था की भावनाओं का सम्मान किया। और चूंकि हिंदुस्तान में क्या पूरे विश्व में सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो सर्वोपरि है, उसको मुस्लिम भी मानता है। तो उन्होंने कहीं ना कहीं आपके
चाहे भगवान शिव हो, चाहे राम ठीक के बात है। माध्यम से अपनी उस साधना को वहां तक पहुंचाने के लिए उन मंदिरों में अपनी मस्जिद बनाई, लेकिन आपके देवी देवताओं को क्षति नहीं पहुंचाया। हाँ, ठीक बात है। तो अब जब हमारे देवी देवता वहाँ ही हैं तो फिर हमको पूजा वूजा का अधिकार मिल जाना चाहिए, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, अरे दिनेश जी, मेरा एक सवाल और है। आप लोग बार बार कहते भी, नितिन जी भी कह रहे थे। अब आदरणीय वर्मा जी ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी अंग्रेज भारत के इतने उसको लूट के ले गए, आज उसके लिए क्यों नहीं बात करती है? चलिए वो विषय हम बाद में कर लेंगे। मैं बात ये भी कर रहा हूँ दिनेश जी और नितिन जी, आप लोग बार बार एक बात कहते रहते हैं कि ध्यान भटकाने के लिए, मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए, महंगाई से, बेरोजगारी से ध्यान भटकाने के लिए ये भावनाओं का खेल हो रहा है। अब ठीक कह रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं अगर नहीं, आज मेरी बात मुद्दों पे सुनिए। चुनाव हो जाए तो मेरी बात तो सुन लीजिए। लेकिन दिनेश जी, आपका भी अभी बड़ा भारी चिंतन शिविर हुआ, क्या आप बता सकते हैं कि इसके लिए आपके पास क्या रणनीति बनी? आपका विजन क्या है? आपकी दृष्टि क्या है? आप कैसे इसका मुकाबला करेंगे? क्या इसके ऊपर कभी कोई कांग्रेस का रुख आया सामने? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो संघ की शाखा है, जो आरएसएस की शाखा है, क्या अपनी मैं- विचारधारा और अपनी प्लानिंग बताती है? अच्छा, अब हमारे आप- चिंतन अच्छा। शिविर में अच्छा, अब कहीं आप ना बताएंगे कहीं नहीं? ग्रास रूट से ठीक बात। कार्यकर्ताओं को ये संदेश दिया जा चुका है कि आपको कि ऐसे हमको मुकाबला करना है। जनता के बीच में क्या करना है, ठीक। और क्या अपनी विचारधारा को एक किसको मिनट, पहुंचाना है। नितिन जी, क्या आपका भी इस बात का कोई चिंतन हो रहा है कि जो माहौल बनाया जा रहा है, इसका भी मुकाबला, ऐसे कैसे मुकाबला आप लोग करेंगे? खाली आप ये कहते रहेंगे कि महंगाई पर ध्यान हटाया जा रहा, बेरोजगारी पर ध्यान हटाया जा रहा, क्या होगा? निश्चित रूप से देखिए, किसी भी राज्य हमने बार बार कहा कि संविधान की भावना से चलती कोई भी सरकार, कोई भी राजनीतिक पार्टी, वो अपना हलफनामा ही दे करके आती है कि हम सांप्रदायिक बात नहीं करेंगे, हम लोकतंत्र को मानेंगे, हम संविधान को मानेंगे। और संविधान की प्रस्तावना में ही इस बात को जिक्र कर दिया गया, कोई भी राज्य धर्मनिरपेक्ष होता है, वो किसी भी मजहब की बात नहीं कर सकता, कोई भी सरकार, कोई भी पार्टी, तो ये करनी भी नहीं चाहिए। हमारे लिए तो सभी, किसी भी चाहे मुकाबला करने करने हमारा निजी विषय है। धर्म हमारा निजी विषय है। हम अपने घर में पूजा करेंगे, मुकाबला कैसे करेंगे? घंटी मुकाबला बजाएंगे। नहीं कर सकते ना, आपके पास कोई रणनीति नहीं बनी, आपके नेता ने भी कोई रणनीति नहीं बनाई है, हमारी बयानबाजी तो रणनीति चल के रही तहत ही है। मैं यहाँ बैठा हूँ, रणनीति के तहत ही बैठे हैं कि इनको जवाब हमें क्या देना है, चलिए। और हमारे सड़क पे हम लोग क्या जवाब दे रहे हैं, चलिए। और आम लोगों के बीच में हमें क्या चलिए। चर्चा ले आ जाएंगे, जाइए, ये चलिए। जाएंगे ज्ञानव्यापी की चलिए। चर्चा करने, हम जाएंगे अपनी रणनीति की हाँ, चर्चा करने। फैजल कुछ करना चाहते हैं, बोलिए दो फैजल। बातें। दिनेश जी ने जब कहा कि बीजेपी और आरएसएस अपनी कोई रणनीति नहीं बताता है, दिनेश भैया, भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल है, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक एक स्वयंसेवी दल है, कोई राजनीतिक दल नहीं है कि सर, हमारे यहाँ भी अब सेवा कहने के दल लिए है। अच्छा है, अपनी कहने के लिए चीजों को अच्छा किताबों है। में यहाँ लिखा है। भी सेवा एक बात, दल है। जी, सेवा दल है। तो दूसरी बात, आप नहीं, भारतीय वो भी जनता पार्टी में जो RSS संगठन मंत्री काम आता करती है, वो आरएसएस से ही वो आता है, RSS की तो वही काम कंट्रोलिंग करती पार्टी है होता है। हमारे मैं कहने के लिए बात है कि आरएसएस अलग है, ये अलग अच्छा, है। एक चीज, अपने बड़े भाई वरिष्ठ पत्रकार हैं आप, एक प्रश्न मैं आपसे करना चाहता जी। हूं, क्योंकि हम सब आपके अनुज हैं। अगर आपके समक्ष बैठ के हम बात करें तो एक प्रश्न का मुझे आप जवाब देंगे। जब कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी कहती है कि बेरोजगारी या महंगाई या किसी भी चीज से ध्यान भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ऐसा कर रही है, आपकी निगाह में कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी ने आज ग्रास रूट लेवल पर यानी कि जमीनी स्तर पे किस प्रकार से अपना विरोध दर्ज कराया और कहां कराया, बता दिए। यदि आपके मन में, अगर आपके मन में ये चीज एक परेशानी का रूप लगती है, तो कहां आपके लोग थाने के अंदर सरकार बलात्कार कर रही थी, आप एसी थाने के अंदर सरकार बलात्कार कर रही थी, मिर्जापुर के अंदर, चंदौली के अंदर, जमीनों में काम करता है, पुलिस की काम करता है। चलिए, आप पुलिस फैजल ने शुरुआत में एक शब्द कहा था कि आजम खां बड़े आहती हैं सपा से, और ये बात भी बहुत चर्चाएं हो रही हैं कि क्या होगा। लोगों को बड़ा इंतजार है उनके पहले बयान का कि आजम खां क्या बोलते हैं। आज शिवपाल जी ने कह दिया कि एक लंबे समय के इंतजार के बाद न्याय मिला है, और वो पहले भी कह चुके हैं कि हम मोर्चा बनाएंगे। और जहां तक ये बार बार बात आ रही है कि आजम खान ने जिस तरीके से सपा प्रतिनिधिमंडल को वापस कर दिया, ऐसी स्थिति में उनका बाहर आना क्या अखिलेश के लिए एक टेंशन नहीं हो गया? आपने सवाल ही ऐसा कि
अखिलेश जी को टेंशन हो गया किस बात का? अभी देखिए, आपने जो प्रश्न किया है इसका उत्तर, कहते हैं हाथ कंगन को आरसी का, पढ़े लिखे को फारसी का। आजम खान साहब आज कल 2 दिन में रिलीज होकर के बाहर आएंगे। बाहर आने के बाद वो किस तरीके से अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से, अपने नेता सदन से किस तरीके से मिलेंगे, बैठ करके क्या रणनीतियां तय होंगी, और वो अभी आप सब पत्रकारों से भी भेंट करेंगे, वार्ता करेंगे, चीजें साफ हो जाएंगी। इस समय अभी काल्पनिक चर्चा में जाने का मुझे नहीं लगता, और ये बात कहना निहायत ही गलत है कि आदरणीय अखिलेश यादव को टेंशन होगा। समाजवादी पार्टी इस बात पर खुशी मनाएगी कि न्याय हुआ, बल्कि देर से न्याय हुआ। हम लोग इसकी न्यायिक प्रक्रिया में लगातार वो बात टीवी में कह रहे कि नहीं, किस तरीके से न्यायिक मदद की गई, किस तरीके से वकीलों का पैनल वहां काम कर रहा था। समाजवादी पार्टी की आजम खां सपा से नहीं मिलते, आजम खां सपा से नहीं मिलते हैं, श्रीपाल से मिलते हैं, प्रमोद कृष्णन से मिलते हैं, उनके बेटे, उनके परिवारीजन लगातार हमला बोल रहे हैं सपा पर। इसके क्या मानने, एक मिनट, इसके मानने क्या है? इस पर बहुत लंबी चर्चाएं हो चुकी है, हम लोग चैनल पर भी चर्चा कर चुके हैं। हाँ। अब वो वक्त आ गया है कि जब अब वो वक्त आ गया है, 2 दिन में अभी फैसले होंगे, सामने आएंगे, वो स्वयं सामने होंगे। तो स्वयं सामने होंगे तो कल्पनाओं का जो स्टोरी और माहौल बनाया गया था, ये माहौल इन्हीं दिनों के लिए तो बनाया गया था। अच्छा, तो माहौल था, उस माहौल पर धुंध छटने का वक्त आ गया है। आजम खान साहब सामने होंगे और स्वयं बता दी बात को बिल्कुल भैया, कल्पना जिस चीज को नाम दे रहे हैं वो कल्पना नहीं है, उनके बेटे के द्वारा, उनके परिवार के द्वारा सीधा सीधा समाजवादी पार्टी अभी आप कह रहे थे अपराधी है, पैदाइशी अपराधी है। तो आप नहीं, मैं ये उनके बेटे ने, मैं बेटा नहीं बोल रहा हूं, मैंने कहा वो तो अपराधी है, लेकिन वो आपके दल का कार्यकर्ता है। या तो आप अपने दल से बाहर कर दीजिए, अगर आप स्वीकार करते, आज इस चैनल पे आप स्वीकार किया कि मेरी बात सत्य थी, वो यदि वो अपराधी तो आप उसको हटा दिए। यदि वो राजनीतिक षड्यंत्र के तहत उनको यदि वो आपका सम्मान होगा, आपने कहा ये कोई कल्पना है जो उनकी और आप लोगों ने उनके परिवार नहीं, भारतीय जनता पार्टी उनके परिवार नहीं, चलिए मैं मान गया, जो उन्होंने कहा आप देखिए बेटे उनके परिवार में, चलिए प्रदेश की सरकारों में है। एक मिनट दिनेश, जरा हमको आखिरी में, क्योंकि हमको क्लोज भी करना है, हमको जरा ये बताइए क्या होने जा रहा है आजम खान के बाहर आने के बाद? राजनीति में कोई बदलाव? देखिए, चूंकि मैं तो कांग्रेस से हूँ, आजम खान साहब से हमारा मतलब नहीं, तो मिलने गए थे, मैंने आपको स्थिति ये बता दी है, ये पूरा खेल भारतीय जनता पार्टी का है, और देश में नगर निगम और 2024 का चुनाव इनके लिए बहुत बड़ा लक्ष्य उत्तर प्रदेश है, और मुस्लिमों में ओवैसी वो असर नहीं डाल पा रहे हैं जितना आजम खान साहब डालेंगे। अभी आपने एक बात कही कि वो निकले तो इनसे मिले, उनसे मिले, बात समझिए आप, भारतीय जनता पार्टी का कहीं ना कहीं बहुत अंदरूनी तौर पे इनको निकालने का और निकालने के बाद इस्तेमाल करने का पूरा प्रायोजित वो है। कल मैं फिर आपकी डिबेट में हफ्ते भर बाद बैठूंगा या आप बुलाएंगे तो मैं ये बात आपसे कहूंगा, क्योंकि आप निश्चित मान के चलिए आजम खां को जिस तरीके से लाया गया है उसका कारण यही है, ठीक बात कि है, देश के माहौल को हिंदू मुस्लिम में पूरी तरह परिवर्तित किया जाए। और रहा सवाल कांग्रेस का, मैं चैलेंज करना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी को कि अगर आज मुद्दों पे चुनाव लड़े। चलिए मैं मान गया, वो बात तो मैं आपकी मानता हूं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी, और नितिन जी बहुत बहुत धन्यवाद, और फैजल जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से अपनी बात की कि आजम खां बाहर आ रहे हैं। निश्चित रूप से जो ये बातें की जा रही हैं कि आज हम बहुत नाराज हैं, आज हम कोई मोर्चा बनाएंगे, मुसलमानों को अपनी तरफ करेंगे, सपा को झटका देंगे, और साथ में एक नई सहानुभूति के साथ आ रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट के में टिप्पणी में है कि भाई इनको अंतरिम जमानत हम अपने अनुच्छेद 142 के सख्त का प्रयोग करते हुए, और सरकार के वकील की बात से सहमत न होना, ये अपने आप में एक मिसाल है। देखना है क्या होता है, और हम फिर मुलाकात करेंगे अपने साथियों से आजम खां की भूमिका पर। देखते रहिए विचार मंथन। नमस्कार।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News Flash।